अक्सर जब हम ध्यान या माइंडफुलनेस के बारे में बात करते हैं तो एक सलाह बहुत सुनने को मिलती है। मतलब कहा जाता है कि अपने दिमाग को खाली कर दो, विचारों को रोक दो, शून्य में चले जाओ। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आम धारणा है ना? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मन कोई कमरा है और झाड़ू लगाकर सारी गंदगी बाहर निकाली जा सकती है जी। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो अगर खाली दिमाग नाम की कोई चीज विज्ञान और यथार्थ के हिसाब से संभव ही ना हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। तो आज की हमारी चर्चा का आधार आचार्य प्रशांत का 2018 का एक वक्तव्य है जो ये दावा करता है कि चेतना, मतलब जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो विशुद्ध रूप से भौतिक है। सही बात है, और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है क्योंकि सदियों से एक रोमानी धारणा चली आ रही है कि चेतना कोई रहस्यमयी, शुद्ध या पारलौकिक अवस्था है जिसे हम साफ कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, जिसे साफ किया जा सकता है। बड़े बड़े विचारक और मनोवैज्ञानिक इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि मन का उपयोग करके ही मन को ठीक कर लिया जाए। लेकिन इस स्रोत के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्यों दिमाग खाली करने की बात एक बहुत बड़ा भ्रम है और जिसे हम सच्ची जागरूकता कहते हैं, उसका असली रूप क्या है। तो शुरुआत इसी दिमाग खाली करने वाले विचार से करते हैं। मतलब एक आम धारणा यही है कि अगर मेरे दिमाग में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो मैं एक एक करके उन विचारों को बाहर निकाल सकता हूँ। हाँ, लोग यही सोचते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए जहां कोई विचार ना हो, बस एक शांति हो। इस धारणा में आखिर तकनीकी रूप से खराबी क्या है? खराबी इस बात में है कि हम चेतना और उसके अंदर चलने वाले विचारों को दो अलग अलग चीजें मान लेते हैं। अच्छा। स्रोत में इसे एक बहुत ही सटीक पानी के ग्लास के उदाहरण से समझाया गया है। कल्पना कीजिए कि चेतना एक ग्लास है और विचार, भावनाएं या हमारी यादें उस ग्लास के अंदर का पानी है। ठीक है, समझ गया। अब ये पानी बाहर से, यानी इस दुनिया के अनुभवों से उस ग्लास में भरा गया है। अब अगर कोई उस ग्लास का सारा पानी बाहर उड़ेल दे तो क्या वो ग्लास वास्तव में खाली रह जाएगा? अगर हम भौतिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो नहीं। मतलब अगर पानी बाहर जाएगा तो उसकी जगह तुरंत हवा ले लेगी। वैक्यूम या पूरी तरह से खालीपन तो नहीं बचेगा। बिल्कुल सही, यही इस चेतना का भी स्वभाव है। खाली चेतना जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अगर कोई व्यक्ति विचारों को जबरदस्ती निकाल भी दे तो कोई और सूक्ष्म विचार, आसपास की कोई आवाज या यहाँ तक कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं का विचार ही उस खाली जगह को भर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब मैं नहीं सोच रहा हूं भी तो एक विचार ही है। एकदम सही। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि पूरी तरह से खाली चेतना पाने का एकमात्र तरीका उस ग्लास को ही फेंक देना है। सामग्री के बिना चेतना का कोई वजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चेतना को उसकी सामग्री से अलग किया ही नहीं जा सकता। जैसे ही एक विचार बाहर जाएगा, वो किसी दूसरे विचार को अपनी ओर खींच लेगा। हाँ, और इसे समझने के लिए स्रोत में लो प्रेशर जोन या निम्न दबाव क्षेत्र का उदाहरण दिया गया है। आप जानते हैं ना कि प्रकृति वैक्यूम का विरोध करती है। हाँ, साइंस में तो यही पढ़ा है। तो जैसे ही कहीं कोई लो प्रेशर जोन बनता है, वो आसपास की हर चीज को, चाहे वो हवा हो, धूल हो, बादल हो, सबको बहुत तेजी से अपने अंदर खींचने लगता है। वो ये तय नहीं करता कि क्या खींचना है और क्या छोड़ना है। चेतना भी हमेशा किसी ना किसी विषय या ऑब्जेक्ट की तलाश में रहती है। मतलब जब हम कुछ सोचते हैं तो किसी चीज के बारे में ही सोच रहे होते हैं। बिल्कुल। बिना विषय के चेतना तुरंत एक वैक्यूम बन जाती है और आसपास जो भी हो उसे सोख लेती है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर चेतना हर चीज को अंदर खींचकर एक तरह का कूड़ा घर बन ही जाती है, हाँ, और उसे साफ या खाली करना संभव नहीं है, तो फिर मनोविज्ञान का पूरा क्षेत्र किस आधार पर काम कर रहा है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। मतलब लोग थेरेपी के लिए जाते हैं, मनोवैज्ञानिकों से मदद लेते हैं और कई बार उन्हें फायदा भी होता है। तो क्या विज्ञान और बुद्धि इस मन की उलझन को सुलझा नहीं सकते? तो यहाँ स्रोत एक बहुत ही तीखी आलोचना पेश करता है। बुद्धिजीवी और मनोवैज्ञानिक जो कर रहे हैं वे केवल चेतना यानी मन के स्तर पर ही काम कर रहे हैं। अच्छा। वे मन को मन के ही द्वारा समझने और ठीक करने की कोशिश में लगे हैं और इसी को सबसे बड़ी भूल बताया गया है। लेकिन थेरेपी में तो हमें व्यावहारिक परिणाम देखने को मिलते हैं,
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसे तरीके लोगों की काफी मदद करते हैं, तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि ये सब बेकार है क्योंकि वे मन के दायरे में काम कर रहे हैं? देखिए, बात असर होने या न होने की नहीं है, बात जड़ से समस्या को खत्म करने की है। जो राहत मिलती है वो बहुत अस्थायी होती है। स्रोत में एक कबाड़ कार का उदाहरण आता है जो मुझे बहुत पसंद है। कबाड़ कार? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक कार है जो पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी है। उसका इंजन काम नहीं कर रहा, पुर्जे टूट चुके हैं। ठीक है। अब उस कार की मरम्मत के लिए क्या किया जाए? अगर कोई उसी खराब कार को स्टार्ट करके अगले शहर के सर्विस स्टेशन तक ले जाने की कोशिश करे तो नतीजा क्या होगा? अरे ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो गया हो और कोई उसी करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंटीवायरस चलाने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल। मतलब जब बुनियादी ढांचा ही खराब है तो वो खुद को स्कैन कैसे करेगा? ये एक बहुत ही बेहतरीन तुलना है। करप्ट सिस्टम खुद को ठीक नहीं कर सकता। हमारा मन भी वैसी ही एक कबाड़ कार है। अगर मन ठीक से काम कर ही रहा होता, अगर उसमें इतनी समझ होती कि वो अपनी ही गंदगी और कूड़े को पहचान सके, तो वो उस गंदगी को पैदा ही क्यों करता? बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। तो जिस उपकरण का इस्तेमाल हम समस्या को सुलझाने के लिए कर रहे हैं, वो उपकरण ही असल में समस्या का केंद्र है। सही कहा। मन से मन की जांच करना या बुद्धि का इस्तेमाल करके चेतना की गहराई को नापना, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसका कोई अंत नहीं है। व्यक्ति बस उसी खराब मशीन के पुर्जों को इधर उधर करता रहता है। इससे थोड़ी देर के लिए राहत का भ्रम तो हो सकता है, लेकिन बुनियादी खराबी जस की तस रहती है। तो ये एक ऐसी स्थिति लगती है जहां बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। मतलब अगर मनोविज्ञान या हमारी बुद्धि उस कबाड़ कार को सिर्फ धक्का दे रहे हैं, तो फिर सही दिशा क्या है? इस चक्र से बाहर कैसे आया जाए? इस सवाल के जवाब के लिए स्रोत गुलाम और मालिक के संबंध की एक बहुत गहरी एनालॉजी का उपयोग करता है। मान लीजिए कि चेतना या मन एक गुलाम है। ठीक है, मन एक गुलाम है। हाँ, जो अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है और जिसने बहुत सी बुरी आदतें पाली हैं। अब दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वे उस गुलाम को नहलाने, सजाने और उसे शिष्टाचार सिखाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। अच्छा, यानी वे गुलाम को एक बेहतर गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हो रहा है, लेकिन एक रहस्यवादी यानी मिस्टिक का नजरिया इससे एकदम अलग होता है। रहस्यवादी उस गुलाम यानी चेतना की पूरी तरह से अनदेखी कर देता है। अनदेखी कर देता है? हाँ, उसे उस गुलाम को सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सीधे मालिक यानी परम सत्य के पास जाता है। तो यह मालिक से तात्पर्य उस अवस्था से है जो मन और बुद्धि की पकड़ से बाहर है। जी हाँ, सिद्धांत यह है कि जब कोई मालिक के साथ होता है तो गुलाम से सीधे उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मालिक की सिर्फ एक नजर, केवल उसका वहां मौजूद होना ही उस बिगड़ैल गुलाम को अनुशासित करने के लिए काफी होता है। असली चाल मन से लड़ना नहीं है, बल्कि सत्य के पास जाना है। सत्य की उपस्थिति में मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। बिल्कुल। ये बात तर्क की कसौटी पर खरी तो उतरती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक उलझन पैदा करती है। अगर सत्य या मालिक के पास जाना इतना ही प्रभावशाली है, तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी ऐसा क्यों नहीं करते? क्या वे जानबूझकर इस रास्ते से बचते हैं? मतलब ये तो ऐसा हुआ कि किसी के पास एक मास्टर चाबी हो, लेकिन वो फिर भी सालों तक एक बंद ताले को हेयरपिन से खोलने की जिद कर रहा हो। ये जो जिद है ना, यही बुद्धि का सबसे बड़ा अहंकार है। स्रोत इसी बात को छोटी उंगली की एनालॉजी से समझाता है। छोटी उंगली? हाँ, हमारी जो मानव बुद्धि है वो वास्तव में एक बहुत ही अक्षम अंग है, इनकेपेसिटेटेड। इसे ऐसे समझिए कि कोई इंसान एक बच्चे की छोटी सी उंगली से हिमालय पहाड़ को खिसकाना चाहता है। अरे बाप रे! हाँ, हो सकता है कि उस इंसान ने उस उंगली की बहुत कसरत की हो, वो उंगली बहुत मजबूत हो गई हो, लेकिन अंततः वो है तो एक छोटी उंगली ही, वो पहाड़ नहीं हिला सकती। लेकिन इंसान उस उंगली का, मतलब अपनी उस बुद्धि का मोह क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि इंसान उस चीज से खौफ खाता है जिससे जाना नहीं जा सकता। अज्ञेय, द अननोबल। स्रोत बहुत गहराई से ये बताता है कि इंसान को शारीरिक मौत से ज्यादा मनोवैज्ञानिक मौत से डर लगता है। मनोवैज्ञानिक मौत? क्या ये अहंकार के मिट जाने की बात हो रही है? हाँ, यूसी की बात है। अहंकार का पूरा अस्तित्व ही इस बात पर टिका है कि वो चीजों को जान सकता है, समझ सकता है और उन पर नियंत्रण कर सकता है। अहंकार ये दावा करता है कि वो रहस्यवाद या सत्य को छोड़कर दुनिया की हर चीज को स्वीकार कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि परम सत्य के सामने अहंकार टिक नहीं सकता,
वो पिघल जाता है और यही अहंकार की मौत है। तो ये कहा जा सकता है कि बुद्धि का इस्तेमाल असल में एक ढाल की तरह किया जा रहा है ताकि उस अज्ञेय का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। लेकिन आज के समाज में तो बहुत से लोग खुद को ओपन माइंडेड या खुले विचारों वाला कहते हैं, मतलब वे नई चीजों का स्वागत करने का दावा करते हैं। तो यहाँ स्रोत उन तथाकथित ओपन माइंडेड लोगों पर बहुत कड़ा प्रहार करता है। तर्क ये है कि जो लोग खुद को सबसे ज्यादा लिबरल और खुले दिमाग का मानते हैं, अक्सर उनका दिमाग सबसे ज्यादा संकीर्ण होता है। क्या बात करें, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके दिमाग का दरवाजा इतना छोटा होता है कि उसमें केवल छोटी छोटी भौतिक चीजें, तर्क और सिद्धांत ही प्रवेश कर सकते हैं। जब बात किसी ऐसी चीज की आती है जो असीम है, जो बुद्धि की पकड़ में नहीं आती, तो वे डर जाते हैं। हाँ, तो वो तुरंत अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। वे इस संभावना को ही नकार देते हैं कि बुद्धि के बाहर भी कुछ हो सकता है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि हम अपनी बुद्धि की सीमाओं में इतने सुरक्षित महसूस करते हैं कि उससे बाहर की किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए खारिज कर देते हैं क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल सही। तो अब तक की चर्चा से यह स्पष्ट हो गया कि चेतना हमेशा सामग्री से भरी रहती है। मन से मन को ठीक नहीं किया जा सकता और बुद्धि अपने अहंकार के कारण सत्य तक नहीं पहुंच पाती। जी। तो फिर वो चीज क्या है जिसे हम जागरूकता या अवेयरनेस कहते हैं? अगर चेतना खाली नहीं हो सकती तो शांति का मार्ग क्या है? स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि जागरूकता का मतलब चेतना को नष्ट करना या उसे छोड़ देना नहीं है। जब तक शरीर है, चेतना रहेगी और वो बाहरी चीजों को सोखती भी रहेगी। ठीक है। जागरूकता का अर्थ है चेतना के साथ अपनी पहचान न जोड़ना, आइडेंटिफिकेशन तोड़ना। पहचान न जोड़ने का मतलब क्या हुआ? क्या इसका अर्थ यह है कि विचार आ रहे हैं पर हम उन्हें अपना नहीं मान रहे? हाँ, इसे ऐसे देखा जा सकता है कि चेतना अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के मामलों में उलझी रहेगी। विचार आएंगे, भावनाएं उठेंगी, परेशानियां भी महसूस होंगी। लेकिन जागरूकता का अर्थ है उस पूरी प्रक्रिया से एक हाथ की दूरी बनाए रखना, आर्म्स लेंथ। चेतना के नाटक का हिस्सा बने बिना बस उसे दूर से देखना। और इसे गहराई से समझाने के लिए स्रोत में खाई का किनारा नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक दिया गया है। खाई का किनारा, ये रूपक कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि एक इंसान एक बहुत ऊंची चट्टान के किनारे पे खड़ा है। अच्छा। उसके सामने दूर दूर तक जमीन है, एकदम समतल मैदान है, लेकिन ठीक उसके पीछे एक बहुत गहरी अंधी खाई है, द अबिस। बाप रे। और वो इंसान किस तरफ देख रहा है? वो सामने जमीन की तरफ देख रहा है। वो इंसान आगे की तरफ अनगिनत कदम बढ़ा सकता है। वो दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, आगे मीलों तक दौड़ सकता है, क्योंकि आगे जमीन नहीं बदलती। जब वो आगे बढ़ता है तो दृष्ट भले ही बदल जाए, लेकिन वो जिस भौतिक आयाम में है वो वही रहता है। उसका अहंकार सुरक्षित रहता है। वो वही इंसान रहता है जो वो था। यानी आगे बढ़ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का प्रतीक है। हम नई चीजें सीखते हैं, नई नौकरियां करते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। मन हमेशा कुछ नया सूखता रहता है और हमें लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जमीन पर कितना भी चला जाए, इंसान सुरक्षित है। लेकिन जो सत्य है या परम जागरूकता है, वो बहुत दूर नहीं है। वो सिर्फ एक कदम पीछे है। पीछे? उस अंधी खाई में? हाँ, पीछे केवल एक कदम हटाना है। लेकिन वो एक कदम हटाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि पीछे जमीन नहीं है। तो अगर वो पीछे कदम ले तो क्या होगा? अगर कोई वो एक कदम पीछे लेता है तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरी भौतिकी बदल जाएगी, और सबसे बड़ी बात, उस इंसान का अपना अस्तित्व ही मिट जाएगा। वो खाई में गिरकर वो इंसान नहीं रहेगा जो वो चट्टान पर खड़ा था। अरे वाह! तो इसीलिए कहा जाता है कि सत्य बहुत करीब है, फिर भी वहां तक पहुंचना सबसे कठिन है। बिल्कुल। क्योंकि हम सहज रूप से जानते हैं कि पीछे हटने का मतलब है अपने ही होने को मिटा देना। अहंकार आगे की तरफ मीलों दौड़ने को तैयार है, लेकिन पीछे का एक कदम उसकी मौत है। यही कारण है कि लोग उस एक कदम पीछे को लेने से घबराते हैं और जीवन भर जमीन पर आगे पीछे भागते रहते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। तो आज की इस पूरी चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि चेतना कोई खाली जगह नहीं, बल्कि एक भौतिक इकाई है जो हमेशा विचारों से भरी रहती है। जी। और अपने ही मन से मन को सुधारने की कोशिश करना एक टूटे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम से खुद को रिपेयर करने जैसा है। असली आजादी इस मन को ठीक करने में नहीं, बल्कि इससे एक हाथ की दूरी बनाने में है। और वो दूरी ही सच्ची जागरूकता है। बिल्कुल। अब जाते जाते
एक विचार है जो इस पूरी चर्चा से जन्म लेता है, श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है। बताइए। हमने ये समझा कि सत्य उस पीछे की खाई में एक कदम रखने में है जहां अहंकार नष्ट हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस दुनिया का हर इंसान सच में वो एक कदम पीछे ले लें तो क्या होगा? ये तो काफी गहरा सवाल है ना? हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ तो उसी आगे बढ़ने के अहंकार पर टिके हैं। अगर हर कोई उस अंधी खाई में कूदकर अपनी पहचान मिटा दे तो क्या ये दुनिया चल पाएगी? या फिर ये पूरा समाज ही इसी शर्त पर बना है कि कोई भी कभी वो एक कदम पीछे ना ले? ये एक ऐसा सवाल है जो उस खाई से भी ज्यादा गहरा लगता है। आज के लिए बस इतना ही।